जय हिंद, जय महाकाल प्यारे बच्चों। तो आज आप लोग पीछे देख रहे होंगे लिखा हुआ है ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 1। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने 1D मोशन पढ़ लिया, प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया, उसके बाद फिर सर्कुलर मोशन, उसके बाद फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद फिर फ्रिक्शन, फिर वर्क पावर एनर्जी। ये सब पढ़ने के साथ साथ हमने उसके अभ्यास शीट भी कर लिए। अब आपका एक नया चैप्टर आपके सामने पेश है जिसका नाम है ग्रेविटेशन, उसका लेक्चर नंबर 1। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटोर विनीत ठाकुर और आप सभी बच्चों का दिल से सीडीएस जुगाड़ से के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज पहला लेक्चर है तो बड़े ही प्यार से हम लोग 1 बाय 1 एक एक चीज पढ़ते रहेंगे। ये याद रखना कि सीडीएस में बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते फिजिक्स से, बट हाँ लॉजिकल क्वेश्चन जरूर पूछे जाते। तो आपको क्या करना भैया, आपको बड़े ही ध्यान से एक एक पॉइंट रखना है। किसी भी क्लास को करने की खास बात क्या होती है, जैसे मान लो कि आप कोई क्लास अटेंड करो, मैं आ गया पढ़ाने। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, हमने ये कहा था कि प्यारे बच्चों अगर आपको क्लास सही ढंग से करनी है, अगर आपको क्लास में इन्वॉल्व होना है, मतलब कि अपने टीचर के साथ साथ चलना है, तो आपको इतना करना पड़ेगा कि एक शॉर्ट नोट जरूर बनाते चलें और जो भी एग्जाम्पल्स हम यहां करवाते हैं उसको करते चलें। जब मैं नोट में कोई पॉइंट बताता हूं तो जाहिर सी बात है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसको लिखते चलें। जब हम PYQs करवाऊं तो वो करते रहो, और उसमें मैं जब बोलूं कि भैया ये वाला PYQ कई बार रिपीट होता है या एनडीए में आ चुका था फिर सीडीएस में आया हुआ है, तो ऐसे PYQs इंपॉर्टेंट होते हैं, दोबारा आने के चांसेस होते हैं, उन पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी वीडियो और ऑडियो सब कुछ एकदम क्लियर सुनाई दे रहा होगा। अगर कोई बच्चा पहली बार इस चैनल पे आया हुआ है तो एक बार चैनल को ठीक से विजिट जरूर करें, आपके लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है मेरे बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में कुछ नहीं, सबसे पहले आपका पहला हेडिंग आता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल हिंदी में। नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर हम उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल हिंदी में, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर हिंदी में क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अब ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल भी कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है भैया, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जनरली दो मास के बीच में लगता है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस, या हम कह सकते हैं द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या करता है, एक्ट्स बिटवीन टू मासेस, ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन, बड़े ही ध्यान से और बड़े ही प्यार से लिखते रहेंगे, एक्ट्स बिटवीन टू मासेस। अगर कोई आपसे ये पूछे कि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो आप कहोगे द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला जो बल होता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। काम खत्म। अच्छा, और इसकी खास बात क्या होती है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करें तो ये एक वीक फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है बेटा, ये एक वीक फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक वीक फोर्स, एक बहुत ही कमजोर बल होता है जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ और खास बात इसका बताइए। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, एक संरक्षी बल है। भैया क्या है ये, कंजर्वेटिव फोर्स। वाह वाह वाह, क्या बात है, कंजर्वेटिव फोर्स। भैया जितना मजा नहीं आता है ससुराल जाने में उससे ज्यादा मजा आता है खुजली खुजलाने, लोग कहते हैं। तो ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। अब और कुछ खास बात क्या इसके अंदर है, बिल्कुल है, नेचर ऑफ फोर्स कहता होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा होता है, ये केवल अट्रैक्टिव होता है। जैसे हम मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे तो उसका नेचर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा होता है, नेचर कैसा होता है बेटा। अब जाहिर सी बात है किसी और के नेचर के बारे में बात तो करेंगे नहीं, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसी के नेचर की बात करेंगे। तो ये नेचर कैसा होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये बहुत ही प्यारी बात कही है भैया, नेचर कैसा होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। एक खास बात और है,
जैसे कि अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं तब यह लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में 3 टाइप की फील्ड जनरेट होती है। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड की खास बात क्या है? क्योंकि ये केवल, इसका नेचर केवल अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है। ये यहां पे रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, बट ग्रेविटेशनल फोर्स डू नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये बहुत ही प्यारी लाइंस हैं जो आपको याद करके रखना है। डू नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। तो प्यारे बच्चों ये चीज हमेशा याद रखेंगे, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, मतलब मीडियम कोई भी हो, 2 मास के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कभी बदल नहीं सकता है, कभी बदलेगा नहीं। तो 2 मासेस के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कभी बदलेगा नहीं। और मैं बता दूं कि 5 पॉइंट इसके जो आपने लिखे बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 मासेस के बीच में काम करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका नेचर अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्शन होता है, एंड डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। समझ गए? 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो आई होप ये 5 पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई है तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बना लिए। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 1 2 3 चवन्नी गिरी बुढ़वा पाइस कचालू फ्री। ठीक है भैया, अब आपको यह बात तो पता चल गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के बीच में लगता है। चलो ये सारी बातें क्लियर हैं, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई फॉर्मूला होता है, या फिर मैं कैसे जानूंगा कि 2 मासेस के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो एक ही बंदा है जिसका नाम क्या है, सर आइजैक न्यूटन ने क्या दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन भाई साहब को बिल्कुल चेंज नहीं था, ये जैसे ही मौका मिलता था तुरंत नियम बना देते थे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ही फेमस है और यूनिवर्सल लॉ है। ये यूनिवर्सल लॉ का मतलब पूरे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स, स्टार्स और ये सैटेलाइट्स हैं उन सब पे लागू होता है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसलिए जब इसका जो कांस्टेंट आता है उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला जाता है। मैं बताऊंगा कि यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होता है और कब कब किसी कांस्टेंट के आगे हम यूनिवर्सल वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम इसको बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम है भैया, इस पे क्वेश्चन खूब दबा के पूछा जा चुका है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन भाई साहब का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? वैसे तो मैं आपको बता दूं, the gravitational force acting between 2 masses is always directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them। 2 द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम, बट आपको कहा सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको लिखना नहीं है, तो आपको यह नियम याद कैसे रखना है, उसके लिए हम बहुत प्यारी सी चीज का उपयोग करते हैं। ये है भैया क्या, ये है मास m1, इनके बीच का दूरी कितना है r, और m2 है ये भैया। तो हो जाएगा फोर्स इज क्या कहते हैं, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, मतलब मास जितना बड़ा होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, मास जितना कम होगा फोर्स उतना कम हो लगेगा। अब इसमें क्या बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है भाई, जितना मास जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ए बढ़ाओगे तो बी बढ़ेगा, ए घटाओगे तो बी घट जाएगा, यही होता। तो भाई m1 m2 बढ़ाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरी बात क्या कही उन्होंने, इनके बीच की जो डिस्टेंस उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/r²। अगर ए बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ए बढ़ाओगे बी घट जाएगा, ए घटाओगे बी बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उल्टा इनके बीच का गैप बढ़ाओगे तो फोर्स घट जाएगा, गैप घटाओगे यानी दूरी घटाओगे फोर्स बढ़ जाएगा। यहां से F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है m1 m2 अपॉन r², और जो मेन फॉर्मूला आपके सामने आता है वो आता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फाइनल फॉर्मूला, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फाइनल फॉर्मूला है क्या है भैया? F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल जी क्या है? इसका नाम याद रखना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये है कैपिटल जी की वैल्यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड क्या? कैपिटल जी। अब कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा? तो कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब यहां पे यूनिट तो हमने लिख दिया है, बट फिर भी हम दोबारा लिखेंगे SI यूनिट, जिससे आपको याद रहे, भूल जाओगे नहीं तो। ये पूछा जा चुका 2 से 3 बार CDS में पूछा जा चुका भैया। अब आप बता दीजिए भाई, कोई गलती तो बात है नहीं। ऐसा यूनिट होता है क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब अगर कोई आपसे कहे भैया इसका CGS यूनिट बताओ, हालांकि आज तक किसी के दम नहीं हुआ इसका जो है CGS यूनिट पूछने का, लेकिन अगर मान लो कोई पूछ ले, तमाम हरामी पड़े हुए हैं, कोई पेपर बना कर सकता है, सेट कर सकता है। CGS यूनिट वो होगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। वाह क्या बात है। अगर कोई डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेगा कैपिटल जी की वैल्यू निकालने के लिए, तो वैसे तो m पे पावर -1 L क्यूब T पावर -2, शायद g बराबर होता है FR स्क्वायर, मैं देख लेता हूं यहां पे, अपॉन m1 m2 MLT पावर -2 इंटू L स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। हाँ यही होता है, यह है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का तरीका ये निकालने का तरीका है, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं, ये आप प्रॉपर ढंग से इसको लिख लीजिए। तो भैया अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करना प्यारे बच्चों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। दूसरी और सबसे खास बात जो कि मैं आपसे कहना चाहूंगा वो लोग क्या है, वो ये बात है प्यारे बच्चों कि जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो शॉर्ट नोट जरूर बनाते रहिए, ठीक है। आप जरा स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, या वीडियो को पॉज करके लिखना है तो लिख लो, हम आगे बढ़ाते हैं मामले को। तो भैया ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्स होता, बहुत ज्यादा वीक। इस चीज की जानकारी करने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एक 1 लाख kg का एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको 1 मीटर डिस्टेंस पे रखते हैं दूसरे 1 लाख kg, मतलब एक 1 लाख kg, ये देखिए ठीक, 1 लाख किलोग्राम के 2 ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच का गैप है 1 मीटर, मतलब बहुत पास रखे हुए हैं। देखते हैं इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। अब देखते हैं, जैसे आपने इसमें कर लिया होगा कि भाई देखो कितना आंसर आ रहा है, बहुत सारे बच्चे कोशिश कर रहे होंगे कि देखिए कितना आंसर आ रहा है, तो मैं अब समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या है कैसे। जैसा कि मान लो जब लगाने जाओगे आप, F बराबर क्या होता है, G m1 m2 अपॉन क्या होता है, R स्क्वायर। G की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻5 इंटू 10�5 m1 m2 अपॉन R स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर। अब ये सब कट जाएंगे इससे, 10 क्या बचेगा, -1, एक जीरो और आ जाएगा इधर, 0.667 न्यूटन। एक लाख और 1 लाख किलोग्राम के 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 मास, उनके बीच का डिस्टेंस इतना कम है नहीं, 1 मीटर है। उसके बावजूद इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, 1 न्यूटन से भी कम, 0.66 न्यूटन, 0.67, अरे 0.7 मान लो यार,
अब आप समझ सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ज्यादा वीक फोर्स है। अब अर्थ इतना ज्यादा बड़ा है, इसकी वजह से हमको अपनी तरफ खींचता है। समझ गए बात को? ओके, आगे बढ़ाए मामले को। 1 2 3 1 2 3 आगे बढ़ाते हैं मामले को, आगे बढ़ाते हैं मामले को, आगे बढ़ाते हैं मामले को, आगे बढ़ाते हैं मामले को। अब क्या आता भैया? तो ये तो था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसके बारे में सारी जानकारी। अभी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया एनडीए में कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ध्यान रखना, इनका मास क्या है m1 और m2, इनके बीच का गैप कितना r। कह रहे हैं अगर इनके बीच में लगने वाला फोर्स F है तो अगर दोनों मास को डबल कर दिया जाए, उनके बीच का गैप आधा कर दिया जाए, तो लगने वाला नया वाला फोर्स कितना होगा। तो हमने कहा क्वेश्चन में क्या करा, दो मास m1 m2 उनके बीच की दूरी r है। कर अगर उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो F है और अगर मासेस को डबल कर दिया जाए, m1 m2 को डबल कर दो, उनके बीच का गैप आधा कर दो, तो नया वाला फोर्स कितना होगा। तो इसको कर दिया डबल Ni2m1, इसको भी कर दिया डबल Ni2m2, इनके बीच को कर दिया आधा Ni(r/2)। अब जरा फोर्स की वैल्यू, F की वैल्यू निकालो। G(m1 m2/r²) आराम से इनका मान लो F डैश हो गया, निकालो। G(2m1 × 2m2) अपॉन r/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा r²/4। अब ऊपर जाएगा, ये 2 दूनी 4, पहले से ऊपर, तो हो जाएगा 16 G(m1 m2) अपॉन r²। और G(m1 m2) की वैल्यू किसके बराबर है? F के बराबर। तो F डैश की वैल्यू किसके बराबर हो गया? 16F। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं थी। बहुत सिंपल, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, एकदम बहुत सिंपल और प्यारा नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, अब बताओ क्या इतनी बातें क्लियर हैं? बिल्कुल क्लियर है ना? तो आगे बढ़ाते हैं मामले को। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या आता भैया? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड गुरुत्वीय क्षेत्र, हिंदी में क्या कहते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र। यह है भैया क्या? गुरुत्वीय क्षेत्र। क्या है गुरुत्वीय क्षेत्र? अब अगर सही ढंग से मैं आपको समझाऊं तो गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है? वैसे तो कहा जाता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज द रीजन अराउंड मास वेयर अनदर मास कैन एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कि गुरुत्वीय क्षेत्र जो होता है या ग्रेविटेशनल फील्ड किसी मास के, किसी द्रव्यमान के चारों तरफ का वह एरिया है जहां पर कोई दूसरा मास आए, कोई दूसरा द्रव्यमान आए तो उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगे या ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल लगे। जाहिर सी बात है भाई, कोई मास है जैसे अर्थ है तो अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्योंकि अर्थ अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा करके रखता है। उसमें कोई एंटर करेगा तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे एक एग्जांपल जरूर समझो, जैसा मान लीजिए कि ये मेरा घर है, ठीक, यहां पे ये मेरा घर है, यहां पे ऐसा स्विमिंग पूल टाइप का बना हुआ है और ये वाला कुर्सी नहीं होता, ये वाला कुर्सी, और हम बढ़िया मस्त मान लो पीले रंग का कपड़ा पहन के अखबार पढ़, सपोज करिए, और यहाँ पे जो है ऐसे रास्ता बना हुआ है घर के पास आने का। ये गेट के अंदर है, पूरा गेट, और यहाँ पे मेन गेट है, ये गेट, और ये घर की बाउंड्री है।
अब एक आदमी आता है, मेरे के घर के जस्ट बगल में टॉयलेट कर देता है, या फिर एक आदमी आता है घर के ही पोटी करके चला जाता है, कुछ करके चला जाता है बाहर। जनरली आप देखोगे गांव में या फिर शहर की बात करें, जिसके घर में बाउंड्री लगा हुआ है, घर के बाउंड्री के बाहर अगर जनरली कोई टॉयलेट कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो ध्यान नहीं देता है। लेकिन घर का मालिक मैं हूं, इस बाउंड्री के अंदर मेरा प्रभाव है। अगर ये यहां पे करता तो मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है, मेरा प्रभाव क्षेत्र नहीं है। लेकिन अगर यही आदमी आता है और यहां पे खड़े होकर के मेरे ही स्विमिंग पूल में टॉयलेट करता गई, फिर तो हम उनका लतमन मुकवन मार तमाचन। क्यों? क्योंकि ये मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर मैं एक मास हूं तो ऐसे ही अगर कोई मास है, ये मास है, मान लो कैपिटल एम एक मास है, इसके चारों तरफ का कुछ एरिया होगा, जब वहां पे कोई दूसरा मास आएगा तो उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अगर वो फील्ड में नहीं एंटर करता, बाहर रहता ग्रेविटेशनल फील्ड के, तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। जैसा कि अगर ये बाहर टॉयलेट करके पोटी करके जा रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, खेत में करके चले गए। लेकिन अगर आदमी आता है स्विमिंग पूल में कर देता और वो तैरने लगता है, तो कितना बुरा लगेगा, कितनी बेइज्जती होगी जमाने में। खैर, तो ये मेरा प्रभाव क्षेत्र, यहां पे कोई गंदगी कुछ करेगा तो तमाचा फाएगा, जाहिर सी बात है, नॉर्मली ये एक एग्जाम्पल है। तो वैसे ही एक मास के चारों तरफ का वह क्षेत्र, वह रीजन जहां पे कोई दूसरा मास आए और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाए, वो होगा क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर अंग्रेजी में इस चीज को समझाने की बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज द रीजन अराउंड अ मास वेयर अनदर मास कैन एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ गए भाई? गुरुत्वीय क्षेत्र किसी द्रव्यमान के चारों तरफ का वह क्षेत्र है जहां पर कोई दूसरा द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करे। काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है, 1 2 3 चवन्नी की बुढ़ापा इसका चालू फिर। जितना मजा नहीं आता है फरफुराल जाने में, उससे ज्यादा मजा आता है खुजली खुजलाने में। अब ये तो हो गया भाई। अब आता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब ये क्या चीज है? सपोज करिए ये एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये क्या है? ये है ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक, ग्रेविटेशनल फील्ड में एक मास रखा हुआ m। अब जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो इस पर क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। 1 किलोग्राम मास पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। जैसे मान लो ये ए वाले पॉइंट पे रखा गया है मास, ए वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बताना आपको, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर m किलोग्राम मास पे फोर्स लग रहा है F, तो 1 किलोग्राम मास पे क्या लगेगा? F/m। ये है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल मतलब फोर्स बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अपॉन टोटल मास। समझ गए? अब अगर ये है क्या, वेक्टर है कि स्केलर है? ये है वेक्टर। एसआई यूनिट क्या है बेटा? इसका ध्यान से देख के बताओ। न्यूटन पर किलोग्राम। ऐसा यूनिट क्या भैया? न्यूटन पर किलोग्राम।
या फिर और क्या है SI यूनिट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? LT पे पावर -2। सुनो, जो स्मॉल g है, स्मॉल g वो है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, समझ गए ना? स्मॉल g है, तो जरा लिख लीजिए इसको। आई होप इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हैं और सच में आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया, तो कमेंट सेक्शन में एक बार, अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए बेटा, और जाइए और लिख दीजिए कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज लव, यानी समझ में आ गया। और वीडियो को लाइक जरूर करते रहना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्यार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको क्या मिलता रहे, नोटिफिकेशन, है ना? ओके भैया, अब आता है, ये तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड था। अब आता है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को जनरली ग्रेविटेशनल फील्ड ही बोलते हैं, है ना? बार बार इंटेंसिटी इंटेंसिटी नहीं बोलते। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सॉरी पॉइंट चार्ज नहीं, पॉइंट मास, मतलब एक बिंदु द्रव्यमान के कारण, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास, एक बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है, पॉइंट मास। मतलब अगर कोई मास कितना है, कैपिटल M है, और यहां से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है क्या, A। अगर कोई मास कैपिटल M है, यहां से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट A है, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी? ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होगी बेटा Gm/r²। क्या होगा? Gm/r²। समझ गए बात को? और वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे? अट्रैक्शन होता हमेशा ना आगे की तरफ, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे इसको, वेक्टर Eg बराबर Gm/r² इंटू r कैप। r कैप यूनिट वेक्टर होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना? तो Gm/r², Gm/r², m क्या है? m मास है, r क्या है? डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे निकालना उसकी। अब यहां पे आपने एक चीज देखा, क्या? बोलो क्या? अरे बोलो ना। आपने देखा कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, मतलब जितना ज्यादा बड़ा मास होगा वो उतना ही भयंकर तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जितना छोटा मास होगा वो उतना हल्का ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना? जैसे चांद यानी मून का मास अर्थ से कम है, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है मून के कंपैरिजन, मून का कम है। यहाँ पे स्मॉल g तो वहां पे स्मॉल g/6, 1/6 वहां पे। दूसरी चीज, अगर भैया या अगर ध्यान से देखें, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका सीधा मतलब क्या है? ज्यादा दूर जाओगे तो इंटेंसिटी घट जाएगी, और पास आओगे तो बढ़ जाएगी। बताओ, समझ में आ गया बात कि नहीं? एकदम पक्का क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा, कोई आपसे पूछे कि भैया ग्राफ भी बता दीजिए, अब आप यहां तक की बात है भाई, कहते नहीं मालिक अब इतना खर्चा हो गया है तो एक चिप्स का पैकेट भी ले लीजिए। तो जब इतनी बातें हो गई हैं तो जरा ये ग्राफ भी बनवा देते हैं। तो ग्राफ हो जाएगा इसका ऐसे, क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है वो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? तो आप, मुझे लगता है इतनी बातें तो आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अगर प्यारे बच्चों इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो एक बार प्यार से वीडियो जरूर लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जाना, वहां पे लिख देना कि क्लियर है सर, अच्छा लगा क्लास कि नहीं ये भी बताना, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है? या वीडियो को पॉज करके लिख लो। अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 1 2 3 चवन्नीगिरी बुढ़वा पाइस पचालू फ्री टू 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 टू, ठीक है? अब आता है
इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ प्लैनेट, या फिर जिसके बात करेंगे सबसे पहले प्लैनेट अर्थ। इंटेंसिटी ऑफ ऑफ GF मतलब गर्लफ्रेंड नहीं होता, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ प्लैनेट, ठीक है भैया। तो प्लैनेट पे इंटेंसिटी कितनी होती है, प्लैनेट की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी। अब प्लैनेट में सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दोगे, अर्थ के बारे में बात कर लेंगे, बाकी सारे प्लैनेट के बारे में भी बात करेंगे। अर्थ की बात होगी तो सफिक्स में ई लगाएंगे, किसी प्लैनेट की बात होगी तो सफिक्स में पी लगा देंगे, बस। सबसे पहले बात करेंगे किसका प्यारे बच्चों, जाहिर सी बात है यार, धरती मैया की बात करा ले, है ना। कहन की जो इंसान का बोझ उठा ले जमीन है, और ये आखिरी चिराग उसी को बुझाने दो, क्योंकि इस बस्ती में सबसे ज्यादा हसीन है, और क्या। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, अर्थ की, नहीं धरती की। देखते हैं भैया, देखते देखते आपको क्या क्या पता चला। अब ये है मास ऑफ अर्थ ME, रेडियस होता RE, और इनका जो डेंसिटी है वो है ρe। मास ऑफ अर्थ जो होता है बेटा वो होता 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.37 × 10⁻6 मीटर, या फिर इसी को लगभग 6400 किलोमीटर, या फिर 6.4 × 10⁻6 मीटर लिखते हैं। ठीक है भैया, ये याद रखने वाली बातें हैं, भूलना नहीं है, ठीक। अच्छा, और डेंसिटी कितनी होती है, एवरेज डेंसिटी है, कहीं रेत है तो कहीं मिट्टी है तो कहीं पहाड़ है, अर्थ का अलग सा ही एक संसार है, तो आपको पता एवरेज ही निकालना पड़ेगा, कहीं पानी है। एवरेज डेंसिटी जो आती है वो 5.5 × 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आता है बेटे। पूरा ग्रेविटेशन पढ़ा दिया है लेटे लेटे। बताओ इतनी बातें क्लियर है? अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो लप से आप लोग कमेंट सेक्शन में जा रहिए और वहां पर जाकर के धरती मैया की जय वो लिख दीजिए, मतलब लिख दीजिए ग्रेविटेशन जिंदाबाद। आगे बढ़ाएं बाबू बात को। तो अर्थ के सरफेस पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हम लिख रहे हैं, ध्यान सुनना। अब अर्थ है, अर्थ की बात पहले कर रहे हैं, उसके बाद किसी प्लैनेट की बात करेंगे। अर्थ है जिसका रेडियस है RE और मास कितना है ME और डेंसिटी कितना है ρe। पहले अर्थ की बात कर रहे हैं। तो भैया अर्थ के लिए अगर मैं कहूं कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, तो मैं अर्थ के लिए मैं बता देता हूं, इसको स्मॉल g से दिखाते हैं। अर्थ के लिए किससे दिखाते हैं? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को स्मॉल g से बताते हैं। और स्मॉल g बराबर क्या होता है? GMI/RE²। ये बहुत ही एक प्यारा सा, राज दुलारा सा, हल्का सा, फुल्का सा, लुक्का सा, पुक्का सा, चुक्का सा एक फॉर्मूला आपके सामने आ गया। स्मॉल g बराबर कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन अगर पूछे तो भी यही आता है। यही क्या है बाबू? यही है रिश्ता। क्या कहलाता है? रिलेशन। यही रिश्ता है, रिलेशन बिटवीन। ऐसा कर दो ना तो बिटवीन हो जाता है। स्मॉल g एंड बाबू कैपिटल G। समझ में आया क्या? रफ्तार और MEV ने पैसा कमाया क्या? मैंने बोला समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया बाबू। स्मॉल g का एक और फॉर्मूला बता दूंगा झंडू बाम लगा के। वो क्या होता है? 4π/3 4π/3। उसके बाद कैपिटल G आएगा बेटा। क्या आ जाएगा? कैपिटल G और आ जाएगा ρe और होगा रेडियस ऑफ अर्थ। कसम महाकाल की, ये वाला फॉर्मूला बड़ा ही प्यारा है। ठीक है, तो आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने होंगे। आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने होंगे। स्मॉल जी ये अर्थ के लिए है, ये किसके लिए है? यहां पे लिख दिया मैंने सीधा फीधा। ये केवल किसके लिए? दोनों तीनों फॉर्मूले हैं अर्थ के लिए। स्मॉल, अब देखो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को स्मॉल जी के नाम से जानेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर अर्थ की बात होगी तो हम बड़े प्यार से कहेंगे कि हे बाबू नहीं हो रहा दिल पे काबू, चले घूमने माउंट आबू। स्मॉल जी बराबर कैपिटल GMI/RE का स्क्वायर। यह रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी भी कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्मॉल जी कहते हैं। स्मॉल जी का एक और फॉर्मूला होता है 4π/3
कैपिटल जी, रो ई मतलब डेंसिटी ऑफ अर्थ, आर ई मतलब रेडियस ऑफ। अब स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो हम जब भी निकालते हैं, इन सब की वैल्यू उठा के लप रख दोगे तो कितना आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या न्यूटन पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं। बट इसकी वैल्यू जनरली हम कितना लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम लोग बहुत आलसी हैं, 9.8 रखने पे कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाता है। अब बता दिए क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हो, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए CCL और दिल बना दीजिए, ठीक है, कि गुरुजी ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ाए मामले को, 1 2 3 चवन्नी गिरी बुढ़वा पाइस का चालू फ्री। अब भैया आता क्या है, किसी प्लैनेट के बारे में बात करेंगे, स्मॉल जी फॉर अ प्लैनेट। स्मॉल जी क्या है भाई? स्मॉल जी है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, या लेट द टेक्लू बी। तो किसी प्लैनेट की बात अगर हम करेंगे तो उसका मास होगा मास ऑफ प्लैनेट, उसका रेडियस होगा रेडियस ऑफ प्लैनेट, उसकी डेंसिटी होगी रो पी। अब उसकी जीपी की वैल्यू जो हम लिखेंगे जी प्लैनेट, तो हो जाएगा क्या, देखो ध्यान सुन लेना गाइस, हो जाएगा जी एम प्लैनेट, जहां जहां ई था वहां आपको पी लिख देना का होल स्क्वायर। कैसा लगा बाबू ये वीडियो? अरे कैसा लगा ये फॉर्मूला? समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। एक फॉर्मूला और था, एक फॉर्मूला और, उसका नाम क्या था? उसका नाम था चमेली, नहीं चमेली नाम नहीं था। ये हो जाएगा 4π/3, ये हो जाएगा जी आर रो प्लैनेट और आर प्लैनेट। भैया सफिक्स में जो पी लिख दे रहा हूं उसका मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? तो यहां पे दो फॉर्मूले आप लोगों को मिल गए हैं। ये सरफेस की बात हो रही, कहां पे बात हो रही है? केवल सरफेस पे। जो स्मॉल जी की वैल्यू निकल रहा है वो कहां पे निकल जाए? वो सरफेस पे निकल रहा है बेटा, सरफेस पे यानी सतह पे। ये भी स्मॉल जी का कहां पे निकला हुआ है? ये सरफेस पे निकला हुआ, तो भूलेंगे नहीं सब लोग। कहां पे निकला हुआ बेटे? ये सरफेस पे निकला हुआ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है जनरली कि आपको इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन भी आपने निकाल लिया है, प्लैनेट हो चाहे अर्थ हो, सबके बारे में रिलेशन आपने निकाल लिया। अब इसमें थोड़े टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कैसे? जैसे आपने देखा स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 आता है, या स्मॉल जी का फॉर्मूला ही आता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे कहेगा? कहेगा फाइंड द, एग्जांपल होगा, कहेगा फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट whose mass of planet is 2 times of mass of earth, 2 times of mass of earth, and radius of planet is half of radius of earth, half of radius of earth। तो हम लिखा लेंगे, हम कहें भैया हमको तो इतना पता है कि जी एम प्लैनेट अपॉन आर प्लैनेट का स्क्वायर होता है, और इससे ज्यादा अपने को कुछ पता नहीं है। तो अगला कहेगा भाई साहब वैल्यू तो हम निकाल देंगे। कहेंगे कैसे भैया? कहेंगे 2 × एम ही रख दो इसके ऊपर जो वैल्यू दिया गया है। फिर क्या कहेंगे? फिर कहेंगे इसकी वैल्यू दिया, लप से यहां रख दीजिए RE/2 का होल स्क्वायर। कहेंगे भाई साहब इससे क्या मिलने वाला? यहाँ R स्क्वायर होगा, नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4। कहेंगे भाई साहब इस 4 को लप से ऊपर फेंक दो, ऊपर जाएगा तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा GME और RE का स्क्वायर। कहेंगे भाई साहब ये तो देखा देखा लगता है। कहेंगे कौन है ये? कहेंगे ये तो मौसा जी हैं। वो कहाँ है? मौसा जी होता है स्मॉल जी यानी अर्थ के सरफेस पे। तो प्लैनेट के सरफेस पे आ गया 8 × मौसा जी का मल्टीप्लाई। मौसा जी को बुरा नहीं लगेगा इससे कि भैया अर्थ के सरफेस पे जो स्मॉल जी होता उसका 8 गुना हो गया, और ये आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। फिर आपने कहा कि गुरुजी एक क्वेश्चन अगर और आ गया तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे करिए भाई, एग्जाम्पल में क्या दे देगा? कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट। यस प्लीज बताइए, ये बताना है। whose mass is 4 times of mass of earth and radius is 2 times of radius of earth, 2 times of radius of earth। भाई इनका रेडियस 2 गुना है अर्थ के और मास 4 गुना। देखते हैं क्या होता है। गुरुजी हमको तो बस इतना पता है, एक फॉर्मूला जो आपने बताया था बस वही मंत्र के रूप में मैंने देखा है, GM प्लैनेट अपॉन R प्लैनेट का होल स्क्वायर। आहा, तो वैल्यू तो दिया गया है। इसके बाद कौन सा एक्शन लेने वाले हैं? हम लोग बड़े ही प्यार से बंदूक निकालेंगे, माथे पे लगाएंगे और अब गोली चला देंगे। तो भैया
4 इंटू मास ऑफ अर्थ, ओ माई गॉड, और यहां पे 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, ओ माई गॉड। और जैसे ये काम करोगे तो स्क्वायर आएगा, 4 से 4 मर जाएगा, और जैसे ही जी एम ई अपॉन, देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहे कि भैया नीचे 2 है ऊपर 4 है, कैसे काट दिया, इतना बड़ा धोखा सर, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप, ये तो बहुत गलत है, अन्याय है। तो मैं कहूंगा मेरे प्यारे सुअरों, बेटा यहां पे स्क्वायर लगा हुआ, 2 दूनी 4, और 4 4 को मार देगा, कत्ल कर देगा। अरे ये तो फिर से मोफत जी आ गए हैं, मोफत जी, इनकी वैल्यू क्या होती है, स्मॉल जी। तो अब की बार भाई ग्रेविटी जो प्लैनेट के सरफेस पर किसके बराबर हो गया है, स्मॉल जी के बराबर। कहेंगे गुरुजी अभी पेट नहीं भरा है मेरा, एक बार जल्दी देख लीजिए। कहेंगे गुरुजी अभी पेट नहीं भरा, एक क्वेश्चन और करा देंगे तो एकदम मजा आ जाएगा। तो हमने कहा बेटे ये देख लीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन करवा दे रहा हूं मैं कह रहा हूं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट हुज मास इज इक्वल्स टू, ध्यान रखिएगा, हुज मास इक्वल्स टू, बहुत ही प्यार से करना है आपको, क्या क्वेश्चन, हुज मास इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट इज क्या, RE/3, 1/3 पार्ट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो मैं तो कहता हूं गुरुजी यार ऐसा क्वेश्चन आपने दिया, ये तो इतना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। कहेंगे भैया ये ऐसे कर दो, इसका मैंने फॉर्मूला जाना है और मैंने अकेले इसको पहचाना है, रख दो भैया वैल्यू, क्या रखेंगे 3mi रख दिया, ओ माई गॉड, और यहाँ पे RE/3 का होल स्क्वायर कर दिया। ऐसे कैसे कर दे रहे हैं भाई आप, अरे भैया दिया हुआ है क्वेश्चन में। और जैसे ही आप करोगे तो क्या देखोगे, ये हो जाएगा R²/3 3 9 को उठा के ऊपर फेंको, 9 3 कितना हो जाएगा 27। कहेंगे अरे यार यहाँ पे 3 वहां पे 3 आप कैसे 27 लिख दिए, यहाँ पे स्क्वायर है बेटे, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 GME/RE का स्क्वायर। एंड फिर आपने देखा कि ये तो मौसा जी है भाई, मौसा जी को हमने तुरंत पहचान लिया, क्योंकि मौसी ने कहा था कि मौसा जी ज्यादा दूर ना जा पाए, तुरंत ही 27 इंटू मौसा जी रख देंगे और ये प्यारा सा आंसर आपका हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपने इस सेशन को बहुत तगड़ा एंजॉय किया होगा। अगर कोई बच्चा जिसको ये जो भी ये वीडियो देख रहा है वीडियो पसंद आया होगा तो प्यारे बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। एट द सेम टाइम अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए जय हिंद जय महाकाल, ढेर सारा प्यार फ्रॉम एमजेएस परिवार, लव यू।